वीरानगढ़ में रात किसी परछाई की तरह नहीं घूमती थी। वह उन लोगों की तलाश करती थी जिनके दिल में जरा सा भी डर हो और जो उसकी पुकार का जवाब दे दें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमने अभी न्यू चैनल स्टार्ट किया है। अगर कोई गलती हो या कुछ ठीक करना हो तो हमें बता दो। हम अगली बार से ध्यान से आपकी बताई गलती को सुधारेंगे। अब शुरू करते हैं कहानी को। कहानी की शुरुआत एक पुराने पहाड़ी कस्बे से होती है जिसका नाम था वीरानगढ़। यह कस्बा बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन हवा में हमेशा कुछ गीला और ठंडा सा तैरता रहता था, मानो किसी अदृश्य नदी की सांसें पूरे इलाके में बिखरी हों। यह कस्बा जंगलों और ढलानों के बीच फंसा हुआ था। सूरज यहां बहुत देर तक पहाड़ियों के पीछे कैद रहता था और रातें अचानक ऐसे गिरती थीं जैसे किसी ने आकाश का दरवाजा बंद कर दिया हो। इस कस्बे में 20,000 से अधिक लोग बसे थे, पर अजीब बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति रात के बाद बाहर निकलने का साहस नहीं करता था। लोग अपने दरवाजों की कुंडियां जोर से बंद करते थे, खिड़कियों पर मोटी पट्टियां चढ़ा देते थे और बच्चों को सख्त हिदायत देते थे कि अंधेरा होते ही घर से बाहर झांकना भी मत। किसी बूढ़े से पूछो कि यह सब क्यों, तो एक लंबे मौन के बाद बस इतना कहता था, रात को कोई पुकारता है और जिसने उस पुकार का उत्तर दिया वह अगले दिन दिखता नहीं। आदित्य, जो शहर से वीरानगढ़ नौकरी के सिलसिले में आया था, वह एक सर्वे टीम का सदस्य था। सरकार ने जंगलों में नई सड़क की योजना बनाई थी और उसी निरीक्षण के लिए आदित्य और उसकी टीम आई थी। आदित्य सीधा सादा और शांत स्वभाव का युवक था। उसे परालौकिक चीजों पर भरोसा नहीं था। उसके लिए दुनिया सिर्फ जमीन, नक्शे और पगडंडियों का हिसाब थी। लेकिन वीरानगढ़ की हवा उसकी समझ को धीरे धीरे चरखनी की तरह घिसने लगी। पहली रात जब वह कस्बे के एक पुराने धर्मशाला रूपी गेस्ट हाउस में ठहरा, तो उसने दीवारों पर उभरी नमी और लकड़ी के फर्श में दूर से आती चरमराहट महसूस की। एक कमरे में रखी घड़ी हर घंटे पर अजीब तरीके से एक बार नहीं बल्कि 3 बार टनटनाती थी, जैसे कोई अधूरा संकेत हवा में भेजा जा रहा हो। आदित्य ने इस सबको पुरानी इमारत का खेल समझकर अनदेखा किया, लेकिन रात गहराते ही उसे सुनाई दिया, कोई धीरे धीरे दालान में चल रहा है। कदमों की आवाज, हल्की सी भारी आवाज, न जूते की न चप्पल की, कुछ ऐसा जो जमीन को बिल्कुल अलग तरह से छू रहा था। उसने सोचा शायद गेस्ट हाउस का चौकीदार होगा, लेकिन अगले पल आवाज रुक गई और एक क्षीण सी सांस की तरह कुछ उसके दरवाजे के ठीक बाहर ठहर गया। आदित्य का दिल एक धक्के में फूला, लेकिन उसने सोचा डर की पुष्टि करना डर को और बढ़ाता है। वह बिस्तर पर सीधा लेटा रहा, लेकिन अचानक उसे लगा दरवाजे के नीचे की संकरी दरार से कोई अंदर झांक रहा है और एक ठंडी परछाई धीरे धीरे लंबी होती हुई उसके कमरे के अंधेरों में फैल गई। यह भ्रम था या सच, वह नहीं जान पाया, क्योंकि उसी क्षण उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी और उस पर लिखा दिखाई दिया, बाहर मत आना। संदेश के नीचे किसी नंबर का नाम नहीं था और भेजने का समय दिख रहा था 0:00 पिछली किसी तारीख का नहीं था, बल्कि उसी पल भेजा गया था। संदेश की तेज रोशनी कमरे की दीवारों पर फैली नमी को चांदी जैसी बना रही थी। आदित्य ने फोन को उलटकर रख दिया और एक लंबी सांस छोड़ी। तभी कमरे की खिड़की के बाहर से बहुत धीमे स्वर में किसी ने उसका नाम लिया। आदित्य, यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वह हवा में बहे पत्ते की तरह एक पल इधर एक पल उधर डोलती हुई उसके कानों तक आ रही थी। अगले दिन सुबह आदित्य चौकीदार से मिला तो उसने पूछा, रात को कोई बाहर घूम रहा था क्या?
चौकीदार एक दुबला पतला, आंखों में काली झिल्ली जैसा थकान लिया आदमी था। वह बोला, साहब, हम लोग रात को बाहर नहीं निकलते और आप भी मत निकलिए। आप नए हो इसलिए नहीं जानते, यहां रात घूमती है, आदमी नहीं। आदित्य को यह बात सुनकर थोड़ी हंसी भी आई और थोड़ी बेचैनी भी, लेकिन उसने बिना विवाद किए खामोश रहना ठीक समझा। टीम के बाकी साथी राजीव, सोमेश और भावना भी पास के कमरों में ठहरे थे। नाश्ते पर बैठते ही भावना बोली, कल रात खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, लेकिन दिखा कुछ नहीं, सिर्फ सांसों के चलने की आवाज आ रही थी। सोमेश ने हंसते हुए कहा, गांव वाले डराने की कोशिश कर रहे होंगे, यह सड़क बनने से बहुत से लोगों के काम धंधे पर असर पड़ेगा। आदित्य ने इसे तर्क मानकर सिर हिला दिया, लेकिन उसके भीतर एक छोटा सा शंका बीज फूट चुका था। दिन भर वे जंगल के अंदर सर्वे करने निकले। ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और उनकी शाखाओं के बीच कहीं कहीं अजीब तरह की काली छायाएं झूलती दिखती थीं। पक्षियों की चीखें भी कुछ अलग ही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य शिकारी से डरे हुए हों। दोपहर के समय जब वे एक पहाड़ी मोड़ पर पहुंचे तो राजीव अचानक रुक गया। उसने जमीन पर कुछ देखा। मिट्टी में कुछ गहरे, बहुत गहरे निशान थे, मानो किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। वह कहां तक जाते थे यह साफ पता नहीं चलता, बस दूर तक मिट्टी उखड़ी हुई थी, जैसे कोई रास्ता किसी के खून से लिखा गया हो। टीम ने काम जारी रखा, लेकिन भावना बार बार पीछे देखने लगी, जैसे कोई जंगल के भीतर से उन्हें देख रहा हो। उसके माथे पर पसीना था, जबकि मौसम ठंडा था। शाम होते होते वे लौट आए, लेकिन आदित्य के मन में अजीब बेचैनी बैठ गई। रात को फिर वही दालान, वही कदम, वही ठहरी हुई सांस, और इस बार उसकी नींद टूटते ही दरवाजा खटखटाया गया। आदित्य कांप गया। उसने पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसने दरवाजा नहीं खोला और बिना आवाज किए बस चुपचाप बैठा रहा। फिर आवाज आई, एक लड़की की बेहद कमजोर आवाज, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, मैं बाहर नहीं रह सकती। आदित्य ने आंखें कसकर बंद कर लीं। यह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, यह किसी ऐसी चीज की थी जो मानवीय ध्वनि की परत ओढ़कर बोलती थी। सुबह उसने भावना से पूछा, क्या उसने भी कुछ सुना? भावना का चेहरा सफेद था। उसने कहा, मेरी खिड़की पर कोई रोता रहा पूरी रात, और जब मैंने साहस कर पर्दा हटाया तो कांच पर किसी ने मेरे ही नाम को उकेरा था, अपनी उंगलियों से नहीं बल्कि किसी नुकीली चीज से, जैसे हड्डी का टुकड़ा। टीम का मनोबल टूटने लगा, लेकिन आदित्य की जिम्मेदारी थी, इसलिए उसने सभी को संभाला। अगले दिन उन्होंने कस्बे के बुजुर्ग मुखिया से मिलने का निर्णय लिया। मुखिया लगभग 100 वर्ष का बूढ़ा था, पर उसकी आंखें अब भी किसी भूले भटके यात्री की तरह चमकती थीं। उसने उनकी सारी बात सुनी और बोला, वीरानगढ़ कभी सामान्य जगह था, लेकिन 20 वर्ष पहले जंगल के भीतर बने एक प्राचीन तीर्थ का अपमान हुआ था, और उसी रात जंगल से कुछ बाहर आया था। वह कोई मनुष्य नहीं था, न जीव न मृत, उसे बस एक नाम मिला, कानाफूसी, वही जो रात को हर घर की दीवारों से गुजरती है, और वह उन लोगों को ढूंढती है जिनकी आत्मा में थोड़ा भी डर हो, क्योंकि डर उसका भोजन है और साहस उसके खिलाफ विषपत्र रूपी घाव है। आदित्य को यह सब कथाएं लगी, लेकिन बूढ़े की आवाज में कुछ ऐसा था जो छिपा नहीं सकता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा। आने वाले दिनों में घटनाएं और भयानक हो गईं। राजीव दोपहर में अचानक गायब हो गया। वह कुछ देर पहले ही पास की झाड़ियों में नाप लेने गया था। उसके जूते एक जगह पड़े मिले, लेकिन जूतों के आसपास मिट्टी वैसे ही उखड़ी हुई थी जैसे किसी को खींचा गया हो। भावना बार बार रोने लगी और कहती रही कि राजीव अभी भी पुकार रहा है। सुनो ना, आदित्य पर
आदित्य को कुछ नहीं सुनाई देता था। जब शाम फिर उतरी तो कस्बा पहले से भी अधिक भयभीत था। लोग जल्दबाजी में घरों में घुसने लगे और दरवाजे बंद करने लगे। अचानक बिजली चली गई। पूरा कस्बा अंधेरे की गोद में डूब गया। आदित्य और सोमेश बाहर ही थे। उनके पास टॉर्च थी, लेकिन टॉर्च का प्रकाश कई बार बुझने लगा, जैसे कोई उसका दम घोंट रहा हो। तभी जंगल की तरफ से एक लंबी सूखी चीख उठी, जो पहाड़ियों से टकराकर परछाइयों का तूफान बन गई। और उसी चीख में आदित्य को एक आवाज मिली, आदित्य बचाओ। सोमेश भागने लगा, लेकिन आदित्य हिला भी नहीं पाया। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर गई और वह चीख और करीब आने लगी, जैसे किसी की हड्डियों का काफिला सूने रास्तों से दौड़ता हुआ पहुंच रहा हो। तभी हवा में एक भयंकर रूप से ठंडी गंध फैली, किसी सड़ते शव की नहीं, बल्कि किसी अज्ञात, अनपहचानी, दुनिया से परे की गंध जैसी। जब कोई तारा बुझता है तब शायद ऐसी गंध उठती होगी। और तभी अंधेरे से दो बहुत कमजोर हाथ निकले, सूखी सफेद छाल से ढके हाथ, जो इंसानी नहीं थे। और उन हाथों ने आदित्य की टॉर्च उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी, जैसे कह रहे हों, चलो तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। आपको कहानी पसंद आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताऊं। हम बहुत जल्द इसका दूसरा भाग लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।